हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल एलिवेटेड क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास 10th के छात्रों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम इस क्लास में साइंस के पहले चैप्टर से सीखेंगे क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। यानी कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं। ये क्वेश्चंस क्लास 10th की साइंस के पहले चैप्टर से बिलोंग करते हैं और पहले चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। और ये एग्जाम में भी ज्यादातर पूछी जाती है। ये किस प्रकार से पूछी जा सकती हैं, तो आइए हम इस बात को जानते हैं। क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। इस प्रकार से कुछ अभिक्रियाएं पूछी जाती हैं। अब नीचे दिया गया है कि पहली अभिक्रिया है जिंक धातु का एक टुकड़ा कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है। दूसरा क्वेश्चन है एल्यूमिनियम धातु का एक टुकड़ा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है सिल्वर धातु का टुकड़ा कॉपर सल्फेट विलयन में डाला जाता है। दानेदार जिंक को H2SO4 से अभिकृत करते हैं। फिर एक और रिएक्शन है कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डाली जाती है। चलिए हम इसको सीखना शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर कर दें, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करें और साथ साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि इसी प्रकार की आप हमारी सभी वीडियोज को आने वाले टाइम में देख पाएंगे। चलिए चलते हैं, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है जिंक धातु का टुकड़ा कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है। क्या होता है जब जिंक धातु का एक टुकड़ा कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है। चलिए इसको रिएक्शन के माध्यम से सीखते हैं। इसमें रिएक्शन ही लिखनी होती है। यहाँ पर हम जिंक धातु लेते हैं, तो सबसे पहले हमने यहाँ जिंक मेटल ली है, जिंक धातु ली है, और इसको किसमें डालने को कहा गया है, एक टुकड़ा कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है। तो हम कॉपर सल्फेट विलयन में डालेंगे, तो कॉपर सल्फेट का हमने फार्मूला लिख लिया है। इससे पहले हम सीख चुके थे कि किस रासायनिक अभिक्रिया को कैसे लिखा जा सकता है। तो हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण की मदद से लिखते हैं। जिस किसी ने भी हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो जाकर के देख सकता है, और वहां पर ये हमने बखूबी बताया है कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं और रासायनिक समीकरणें क्या होती हैं। कि जब जिंक को कॉपर में डालते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर विस्थापित हो जाता है। क्या है यहाँ पर कि जिंक धातु जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डाली गई तो यहाँ पर उसने कॉपर को विस्थापित कर दिया और उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लिया और जिंक सल्फेट बना लिया। यानी कि यह कौन सी अभिक्रिया है, तो हम जान पा रहे हैं कि यह विस्थापन अभिक्रिया है। क्या है इस अभिक्रिया में कि जो जिंक है वो जिंक मेटल कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर रही है और उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर रही है, और इस कारण से कॉपर सल्फेट के विलयन से प्रोडक्ट में जिंक सल्फेट का विलयन तैयार हो रहा है। चलिए ये विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया को हमने अपनी पिछली वीडियो में समझाया है। जिस किसी ने भी हमारी इस वीडियो को नहीं देखा है तो वो तुरंत जाकर के वहां पर देख सकते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसके बाद एक अगली अभिक्रिया है एल्यूमिनियम धातु का एक टुकड़ा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है। अब हम जानते हैं कि जो एल्यूमिनियम है वो एक मेटल होती है, धातु होती है, और उसको किस में डाला जाए, एक टुकड़ा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाए। अब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये भाई क्या है, तो ये एक एसिड है। इसे हम HCl के सूत्र से लिखते हैं। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl। एल्यूमिनियम धातु को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालना है और बताना है कि क्या होता है। हम इसके एक सामान्य परिभाषा से भी पढ़ चुके हैं कि जब किसी धातु को अम्ल में मिलाते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। चलिए यहाँ पर भी क्या होगा कि जैसे ही जब हम एल्यूमिनियम धातु को इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि ये क्या है भाई, ये भी विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ये भी विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है क्योंकि इसमें भी धातु अम्ल के विलयन से हाइड्रोजन को विस्थापित कर रही है और उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर रही है। चलिए
फिर हम एक अगली अभिक्रिया देखते हैं। सिल्वर धातु का एक टुकड़ा कॉपर सल्फेट विलयन में डाला जाता है। अब सिल्वर भी एक मेटल होती है, तो जब हम सिल्वर धातु का टुकड़ा कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो क्या बनता है? कॉपर सल्फेट के विलयन को CuSO4 से लिखेंगे और सिल्वर धातु को Ag से लिखेंगे। जो क्रियाशीलता है धातुओं की वो कॉपर से Ag की कम है, अर्थात हम कह सकते हैं कि सिल्वर कॉपर से कम क्रियाशील है, जिस कारण से जो सिल्वर है वो कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकती है, क्योंकि वही धातु किसी विलयन से किसी धातु को विस्थापित कर सकती है जो क्रियाशीलता के आधार पर वह उससे अधिक क्रियाशील होगी। चलिए, तो हम जानते हैं कि क्रियाशीलता के आधार पर जो सिल्वर है, जो सिल्वर धातु है वो कॉपर धातु से कम क्रियाशील है, इसलिए कॉपर सल्फेट के विलयन से सिल्वर धातु कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकती है, इसलिए यह रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, हो नहीं सकती है। हम यहाँ लिख सकते हैं नो रिएक्शन, यहाँ पर यह अभिक्रिया नहीं हो सकती है। चलिए, फिर हम आगे देखते हैं एक और, दानेदार जिंक को H2SO4 से अभिकृत करते हैं। अब दानेदार जिंक को, तो जिंक क्या है भाई? मेटल है, और H2SO4 क्या है? एसिड है। हम एक सामान्य परिभाषा से जानते हैं कि जब हम किसी धातु को अम्ल में मिलाते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, क्लियर है। देखिए, जब हम इस जिंक को इस अम्ल में मिलाएंगे तो क्या होगा? H2SO4 में जो H2 है वो हाइड्रोजन गैस है और वो मुक्त हो जाएगी, यानी कि जिंक उसका स्थान ले लेगा और इस प्रकार से ये भी क्या हो जाएगी? एक विस्थापन अभिक्रिया बन जाएगी। तो ये क्या है भाई? ये भी एक विस्थापन अभिक्रिया है। तो इस चीज को भी हम बड़े ध्यान से सीख गए हैं। जिंक मेटल को सल्फ्यूरिक एसिड में डाला जाता है तो जिंक सल्फ्यूरिक एसिड से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। चलिए, दानेदार जिंक को H2SO4 से अभिकृत करते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, सिंपल सी बात है। चलिए आगे देखते हैं, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डाली जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डाली जाती है। देखिए, अब लोहे की कील, लोहे का सिंबल क्या है? Fe, ठीक है ना, और कॉपर सल्फेट का फार्मूला है CuSO4। जब हम लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में डालेंगे तो क्या होगा? लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देगी और उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेगी। इसका मतलब क्या है भाई? ये भी एक विस्थापन अभिक्रिया, ये भी एक विस्थापन अभिक्रिया है जिसको हम बड़े ही अच्छे तरीके से सीख रहे हैं। अब देखिए, Fe ने कॉपर को विस्थापित कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि क्रियाशीलता के आधार पर, जो क्रियाशीलता की श्रेणी है उसके आधार पर जो Fe है ना वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है, वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है। इसलिए क्या है कि जो धातु क्रियाशीलता के आधार पर जिस धातु से अधिक क्रियाशील होती है वह उसे विस्थापित करने का दम रखती है। चलिए, तो यहाँ Fe क्या होगा? वो कॉपर को उसके विलयन से विस्थापित कर देगा, क्योंकि कॉपर कम क्रियाशील है लोहे से और लोहा अधिक क्रियाशील है कॉपर से, इसलिए लोहा क्या करेगा कि कॉपर को विस्थापित कर देगा और उसका स्थान लेकर के कॉपर सल्फेट से फेरस सल्फेट बना लेगा और कॉपर विस्थापित हो जाएगी, इसलिए विस्थापन अभिक्रिया। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर कुछ अभिक्रियाएं थी वो कौन सी है? विस्थापन अभिक्रियाएं हैं। क्या है भाई? सभी विस्थापन अभिक्रियाएं हैं जिसमें से एक रिएक्शन इम्पॉसिबल है, हो नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि सिल्वर जो है वो कॉपर से कम क्रियाशील है और सिल्वर कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकती है, इसलिए यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया पॉसिबल नहीं है। बाकी अब देखिए, यहाँ पर जो भी अभिक्रियाएं हमारी थी वो सभी विस्थापन अभिक्रिया थी, इसलिए जो विस्थापन अभिक्रिया है वो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक को हम अपनी पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं। जिस किसी ने भी पिछली वीडियो नहीं देखी है इस लेसन से संबंधित तो वो जाकर के जरूर देखें। वहां पर आप विस्थापन अभिक्रिया के साथ साथ द्विविस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, कई सारे अभिक्रियाओं के प्रकारों के बारे में सीखेंगे। चलिए, फिलहाल के लिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। हम जाने से पहले यदि किसी ने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और इसके साथ बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आप हमारी सभी वीडियोज को आने वाले टाइम पर देख पाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।